द एंड ऑफ द बिगनिंग। दोस्तों ये एक प्ले है। एक प्ले कहते हैं एक ड्रामे को, जो ड्रामा लिखा जाता है ताकि उसे लोगों के सामने स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा सके। तो ये लिखा है शॉन ओकेसी ने। इस ड्रामे में 3 कैरेक्टर्स हैं और ये एक फनी प्ले है, यानी इसे पढ़ के आपको हंसी आएगी और आखिर में कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके जो 3 कैरेक्टर्स हैं उनके नाम भी फनी हैं, जैसे डैरी बैरल, लिजी बैरल और बैरी डैरल। अब इन नामों को आपने याद कैसे रखना है? जो 2 नाम है जिनके आखिर में बैरल आ रहा है वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और जो तीसरा बंदा है वो हस्बैंड का दोस्त है। दोस्तों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने वीडियो के आखिर में डिटेल में बोलकर बयान किए हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें काफी सारे लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे जो कि आपके लिए मुश्किल है, तो मैंने बोलकर बयान किए हैं और आपको मैंने जितना बताया आपने सिर्फ उतना ही याद रखना है। आपके पेपर्स के लिए वो काफी है। अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो शाम पड़ जाएगी और आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और आखिर में हमारा ये जो चैनल है स्टडी स्प्लैश, ये इन प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो फॉलो करें, विजिट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और डिटेल में वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। दोस्तों जब भी किसी ड्रामे को लिखा जाता है तो उसको लिखते वक्त सबसे पहले उसका सीन बताया जाता है, यानी स्टेज के ऊपर क्या क्या चीजें पड़ी होंगी, कहाँ कहाँ पड़ी होंगी, और ओवरऑल उसका जो सीन है वो बताया जाता है। तो इस ड्रामे का सीन कुछ ऐसा है। एक झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी में बहुत बड़ा किचन है, और किचन के राइट साइड से ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं, और ये सीढ़ियां ऊपर एक कमरे की तरफ जाती हैं। उस किचन में राइट साइड पे एक फायर प्लेस है, यानी आग जलाने वाली जगह है, और उसके पास कुछ कुर्सियां पड़ी हैं जिनमें से एक कुर्सी हैवी है, और साथ एक छोटा सा सोफा है और एक छोटा सा टेबल है। दोस्तों ये जो मैं आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शन बता रहा हूँ ये आपके हिसाब से नहीं बता रहा, आप तो ऑडियंस हैं, यानी आप सामने बैठकर देखने वालों में से हैं। जब ये प्ले लिखा जाता है तो वो एक्टर के हिसाब से लिखा जाता है, यानी जिस बंदे ने स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म करना है उसके राइट पे क्या होगा, उसके लेफ्ट पे क्या होगा, ये राइट और लेफ्ट इस तरह लिखा जाता है। तो आपके हिसाब से मे बी ये चीजें लेफ्ट पे हों, लेकिन जो बंदा स्टेज पे खड़ा है उसके हिसाब से ये राइट पर है। स्टेज के लेफ्ट साइड पे दराज पड़े हैं और उन दराजों के ऊपर ग्रामोफोन पड़ा है। दोस्तों ग्रामोफोन वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है पुराने जमाने का। और स्टेज के पीछे की तरफ एक दरवाजा है, दरवाजे के लेफ्ट पे एक खिड़की है और खिड़की के नीचे एक सिंक लगा हुआ है। दोस्तों दरवाजे के राइट साइड पे एक ड्रेसिंग टेबल है, उस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक बड़ा सा अलार्म क्लॉक पड़ा है, और उस ड्रेसिंग टेबल के राइट पे एक कील लगा है दीवार के अंदर, उस कील के ऊपर विप यानी जो कोड़ा होता है वो लटका हुआ है, और उसी ड्रेसिंग टेबल के लेफ्ट साइड पे मैंडोलिन लगा हुआ है। दोस्तों मैंडोलिन भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। किचन में जो टेबल पड़ा है उस टेबल के ऊपर कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं धोने वाले, और जो आग लगी हुई है जो फायर प्लेस है उसके साथ राइट साइड पे एक स्टोर रूम है। दोस्तों इस झोंपड़ी के अंदर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा है सेंटर में, जो ऊपर से आ रहा है लटकता हुआ नीचे की तरफ। यहाँ पे खिजां का मौसम है और शाम का वक्त है और सूरज गुरूब हो रहा है, और जो पीछे दीवार है वहां पे एक लाल रंग का बोर्ड लटका हुआ है जिसके ऊपर लिखा है डू इट नाउ, यानी अभी करो। दोस्तों ये था सीन। अब प्ले को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हस्बैंड है जिसका नाम है डैरी, वो ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर शेव कर रहा है और कहता है कि ये पानी बहुत ठंडा है, ये मुझे मार डालेगा। औरत तुम मेरी बात सुन रही हो, ये पानी बहुत ठंडा है। उसकी जो बीवी है जिसका नाम है लिजी, वो नीचे किचन में किसी काम में मसरूफ होती है और वो कहती है कि आकर तुम इसे गर्म क्यों नहीं कर लेते। डैरी जो है उसकी टोन डांटने वाली होती है और वो कहता है कि ये बहुत लंबा चौड़ा काम है कि मैं नीचे आके पानी गर्म करता फिरूं। मैं इधर ही खड़ा होकर जो काम मेरे से हो सका मैं करूंगा, और जब मैं ये काम कर लूंगा उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने और काम क्या करना है। दोस्तों हस्बैंड ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो ज्यादातर फ्री रहता है, वो कोई काम इतने ज्यादा नहीं करता, और वो इसलिए बोर हो जाता है क्योंकि वो कोई काम नहीं करता। इसलिए वो कह रहा है कि मैं फिर देखूंगा कि फिर मैंने क्या काम करना है, यानी वो बोरियत से बचने के लिए ये बात कर रहा है। लिजी कहती है कि जितना काम मैं करती हूं ना, अगर तुम उसका आधा काम भी कर लो ना तो शाम को हम तुम्हारी लाश उठाएंगे कूड़े में से, यानी तुम मर जाओगे। डैरी कहता है कि ऐसा होगा? लिजी कहती है हाँ ऐसा ही होगा। डैरी कहता है अच्छा? लिजी कहती है हाँ अच्छा। तो डैरी कहता है कि अगर मैं सिर्फ आधा काम करूं तो? लिजी कहती है अगर तुम इससे भी कम करो फिर भी। तो डैरी कहता है कि क्या मेरी लाश कूड़े में से उठाई जाएगी? लिजी कहती है बिल्कुल उसके बीच में से उठाई जाएगी। तो डैरी कहता है मरा हुआ? लिजी कहती है हाँ बिल्कुल एक मछली की तरह मरा हुआ। डैरी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार ये कह चुका हूं कि अपनी जगह बदल कर देखते हैं, यानी तुम मुझे अपनी जगह काम करने दो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा काम कितना आसान है, जबकि मैं बाहर फसलों में पसीना बहा रहा होता हूं। लिजी कहती है जाओ बाहर जाके फसलें काटो और देखना तुम्हें सिर्फ आधा घंटा लगेगा अपना काम करने में, जबकि बाकी दिन अभी पड़ा होगा। जो डैरी है जो शेव कर रहा होता है और बीच बीच में बोल रहा होता है, वो कहता है कि तुम मुझे अपनी जगह पे क्यों नहीं काम करने देती घर का, क्यों नहीं तुम ऐसा करती? मुझे अफसोस होता है जब मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे अफसोस होता है जब मैं तुम्हें सुनता हूं, और मुझे अफसोस होता है जब तुम मेरे करीब भी कहीं होती हो। लिजी जो है वो इसका जवाब देती है तंजिया अंदाज में। वो कहती है कि कहीं मैं तुम्हें देख ही ना लूं घर का काम करते हुए, यानी कहीं ऐसा हो ही ना जाए कि तुम घर का काम करने लग पड़ो।
तो डैरी उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम घर में करती क्या हो। लिजी कहती है कि यहाँ पे दुम्बा है, गाय है, मुर्गियां हैं जिनको खाना खिलाना होता है, इसके अलावा कपड़े इस्त्री करना, खाना पकाना, धोना और सिलाई करना भी। तो डैरी कहता है सिलाई करना, तुम सिलाई की बात कर रही हो, ये मेरा ट्राउजर है जो एक बटन के ऊपर टिका हुआ है, जिस दिन ये बटन गिर गया उस दिन ये ट्राउजर भी गिर जाएगा और फिर लोग देख के बातें बनाएंगे, ये सिलाई तुम करती हो। यानी वो तंजिया वे में कह रहा है कि मेरा ट्राउजर तो तुमने सिला नहीं, तो तुम सिलाई करती क्या हो आखिर। तो लिजी कहती है कि अगर अब तुम ज्यादा बोले तो मैं बाहर जाके फिर फसलें काटूंगी और तुम्हें घर में छोड़ जाऊंगी, फिर देखूंगी तुम क्या करते हो। जो डैरी है, जो पहले ही गुस्से में होता है, वो कहता है दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि घर में रह के किस तरह काम किया जाता है, खामोशी के साथ और स्पीड के साथ, और मैं तुम्हें और तुम्हारी जैसी सारी औरतों को ये दिखाऊंगा। दोस्तों ये सुनकर लिजी भी गुस्से में आ जाती है और उसने अपना जो रंग बिरंगा जो ओवरऑल पहना होता है वो उतार कर जोर से जमीन पे पटकती है और कहती है कि इसे पहनो और इसे पहन के वो सारा काम करो जो घर में भी करना बाकी है, और मुझे दिखाओ कि तुम औरतों के कपड़े पहनकर कौन से कारनामे कर सकते हो, और जब मैं दूर जाऊंगी तो खबरदार अगर तुम उस एलिस को यहां घर पर लेकर आए। तो डैरी कहता है कौन सी एलिस। लिजी जवाब देती है और कहती है कि वही एलिस जिसके साथ तुम खड़े होकर बातें कर रहे थे जब तुम्हारा काम करने का टाइम था, और वही एलिस जो तुम्हें इस बात पे उकसाती है कि अगर तुम्हारा ये जो पेट है थोड़ा सा कम होता तो तुम एक जांबाज सिपाही की तरह होते जो और ज्यादा काम कर सकता था। वही एलिस जो 50 साल की बुढ़ी होने के बावजूद अपने आप को 16 साल की लड़की समझती है, मैं उस एलिस की बात कर रही हूँ। दोस्तों ये जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं यानी डैरी और लिजी, ये दोनों 50 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, यानी मिडिल एजिड हैं, 50+ हैं ये दोनों। तो डैरी कहता है कि मैं किसी एलिस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। लिजी कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम किस तरह शीशे के सामने खड़े हो के अलग अलग पोस्टर बनाते हो और अपने ही आप में बातें करते हो जैसे तुम ख्यालों ख्यालों में उससे बातें कर रहे हो। शायद तुम जानते नहीं हो लेकिन उसका एक बच्चा भी है जिसके सर पे भी बाप का साया नहीं है। तो डैरी कहता है जाओ दफा हो जाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे घर का काम किया जाता है। दोस्तों लिजी बड़ी सी हैट पहन रही होती है और ग्लव्स पहन रही होती है और कह रही होती है कि उस एलिस के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक दिन आएगा जब तुम और तुम्हारा वो जो बेवकूफ दोस्त है बैरी डेरिल ये जान लोगे कि एलिस तुमसे खिलौनों की तरह खेलती होती थी। दोस्तों यहाँ पे तीसरे करेक्टर का अब जिक्र आ गया है। जैसा मैंने बताया था इस प्ले में सिर्फ 3 करेक्टर्स हैं, 2 तो हस्बैंड वाइफ्स हैं और तीसरा हस्बैंड का दोस्त है बैरी डेरिल। अब तीसरे करेक्टर का यहाँ पे जिक्र आ गया है। तो घर से निकलते हुए लिजी कहती है कि मैं जा रही हूँ और मैं देखती हूँ तुम घर का काम कैसे करते हो, मुझे उम्मीद है जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे मेरे घर की कम से कम 4 दीवारें सलामत मिलेंगी। तो डैरी जो है वो अपने दिल में कह रहा होता है कि जाओ जाओ जाके फसलें काटो तुम्हें पता चले। तो जैसे ही डैरी दरवाजा बंद करता है तो साथ ही दूर से टाउन हॉल से घंटा बजता है जिसकी वजह से पता चलता है कि अब 8 बज चुके हैं। दोस्तों आप हैरान हो रहे होंगे कि एक तरफ सूरज निकला हुआ है और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि 8 बज चुके हैं। असल में ये प्ले आयरलैंड में लिखा गया था और आयरलैंड में गर्मियों के मौसम में शाम बहुत लेट होती है, तकरीबन रात के 10 बजे वहां पे शाम होती है। तो जैसे ही वो वापस आता है आकर वो जो ड्रेसर के ऊपर क्लोक पड़ा है उस क्लोक को देखता है, उसे उठाकर अपने कान के साथ लगाता है, उसे शेक करता है, फिर उसे वाइंड करने की कोशिश करता है यानी उसकी चाबी घुमाता है। दोस्तों ये क्लोक्स पुराने जमाने के होते थे, जब तक आप इनकी चाबी नहीं घुमाते थे तब तक ये चलते नहीं थे। तो उसे वाइंड करने की कोशिश करता है लेकिन उसका जोर ज्यादा लग रहा होता है, फिर एकदम कड़क की आवाज आती है, उसे पता चलता है कि मैंने कुछ तोड़ दिया है, वो फटाफट उसे वापस रख देता है। फिर वो उसे थोड़ी देर घूरता है और दोबारा उठाता है, फिर उसकी पीछे वाली डिब्बी खोलता है और वहां से एक स्प्रिंग टक करके बाहर आता है, वो उसे फटाफट वापस घुसाकर क्लोक को वापस उसकी जगह पर रख देता है। फिर वो ग्रामोफोन के पास जाता है, उसे भी थोड़ी देर घूरता है और फिर दराज से एक सीडी निकाल कर लाता है ताकि उसे चला सके। उसके बाद अपना वेस्ट कोट वो उतार देता है, अपनी बेल्ट ढीली कर देता है और अपनी थाई पर और अपने पेट पर थापड़े मारता है क्योंकि उसका जो फैट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका होता है, तो वो चाहता है वो कम हो जाए। उसके बाद जब ग्रामोफोन चलना शुरू होता है तो वो भाग के जाकर किचन के सेंटर में लेट जाता है कमर के बल। दोस्तों ग्रामोफोन से कोई गाना नहीं बजता बल्कि ये एक एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग होती है, उसके साथ साथ डैरी ने अपनी एक्सरसाइज करनी होती है। तो ग्रामोफोन से आवाजें आना शुरू होती हैं कि अपनी कमर के बल लेटें, अपने हाथों को सर के पीछे रखें, अपने पाँव को साथ जोड़ें, क्या आप तैयार हैं, अब अपना जो दायां घुटना है उसको बेंड करें, उसे अपनी वेस्ट की तरफ लेकर जाएं। इस तरह की आवाजें आती हैं और डैरी जो है वो उसके साथ साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन डैरी बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। ग्रामोफोन की आवाज आगे निकलती जाती है और डैरी जो है उसकी पिछली एक्सरसाइज ही पूरी नहीं हुई होती, तो वो बड़ा स्लो स्लो चल रहा होता है और वो बहुत ही भद्दे और बुरे अंदाज में एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर एकदम वो उठता है, उसे सांस चढ़ा होता है और जाकर ग्रामोफोन की स्पीड को स्लो कर देता है और कहता है कि ये तो बहुत ही तेज था।
तो जब ग्रामोफोन दोबारा शुरू होता है वो फिर से भाग के आके फर्श पे लेट जाता है और अपनी भद्दी सी एक्सरसाइज दोबारा शुरू कर देता है। लेकिन इस बार एक्सरसाइज ज्यादा स्लो होती है, उसे ज्यादा तकलीफ हो रही होती है ये करने में, क्योंकि स्लो स्पीड में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक मूवमेंट में ज्यादा देर गुजारनी पड़ती है, इसलिए वो फिर से तकलीफ में होता है। और इसी दौरान जो पीछे वाला दरवाजा है वो खुलता है और उसका दोस्त जो है बैरी डेरिल वो एंटर होता है। उसके हाथ में मैंडोलिन होता है और उसने बड़ी सी ऐनक लगाई होती है। दोस्तों मैंडोलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो बैरी है वो दिखने में बड़ा एक्टिव लग रहा होता है और वो आकर कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो। तो डेरी कहता है कि क्या तुम देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूं, अपनी बड़ी सी ऐनक उतारो तुम्हें कुछ नजर आए। बैरी कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हो, तुम्हें तो एक्सरसाइज करनी नहीं आती। तो डेरी कहता है कि मुझे लगता है ये ग्रामोफोन का ना स्विच हिल गया, ये ज्यादा स्लो हो गया, जाओ जाके इसको मीडियम पे करके आओ और आके मेरे साथ एक्सरसाइज करो। तो बैरी जो है वो कहता है कि क्या हम वो गाने की प्रैक्टिस कर लें जो गाना हमने टाउन हॉल में गाना है जब वहां पे महफिल होगी। तो डेरी उसे कहता है कि तुम अगर 5 मिनट एक्सरसाइज कर लो उसके बाद तुम और भी अच्छा गा सकोगे, प्रैक्टिस यानी और भी अच्छी कर सकोगे। तो बैरी कहता है अगर हम गाते हुए साथ साथ एक्सरसाइज करें तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। वो जाता है जाके ग्रामोफोन की जो स्पीड है उसको फास्ट के ऊपर सेट कर देता है और वापस आकर डेरी को कहता है कि तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए शॉर्ट्स पहननी चाहिए थी, यानी छोटे कपड़े पहनने चाहिए थे और इसके रिदम के साथ साथ बिल्कुल चलना चाहिए ताकि तुम्हारी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो सके। तो बैरी अपना कोट भी उतार देता है और अपनी वेस्ट कोट भी उतार देता है और डेरी के अपोजिट लेट जाता है, यानी उसके पाँव की तरफ पाँव करके। तो ग्रामोफोन फिर से शुरू होता है, इस बार तेजी के साथ। वही आवाज दोबारा आती है कि सीधा लेटें, अपने हाथ को अपने सर के नीचे रखें, पाँव को साथ जोड़ें, क्या आप तैयार हैं। इस तरह की आवाज तेजी तेजी से चल रही होती है और दोनों मूवमेंट्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं रिदम के साथ साथ। जो बैरी है वो ज्यादा फिट होता है, वो जल्दी जल्दी कर रहा होता है, जबकि डेरी जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है और उससे वो एक्सरसाइज हो नहीं रही होती, वो पीछे रह जाता है। फिर एकदम वो उठता है और कहता है कि रुको रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कोई गड़बड़ है। बैरी कहता है कि क्या गड़बड़ है। तो डेरी कहता है कि मुझे लगता है तुम जाके उसको फास्ट पर सेट कर आए हो, हम यहाँ पे कोई रेस नहीं लगा रहे। वो जाता है जाके उसको वापस से मीडियम पे सेट करता है। वो दोनों दोबारा से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो बैरी है वो फिर से म्यूजिक के साथ साथ रिदम के साथ चल रहा होता है एक्सरसाइज करते हुए, जबकि जो डेरी है वो फिर से स्लो होता है। लेकिन डेरी बार बार ब्लेम करता है बैरी को कि तुम स्लो कर रहे हो और तुम रिदम के साथ नहीं चल रहे। तो बैरी कहता है मैं तो हर बार म्यूजिक के साथ चल रहा हूँ, तुम स्लो कर रहे हो इसलिए तुम मेरे साथ नहीं मिल पा रहे। तो ये बहस चलती रहती है। अब और एक्सरसाइज नहीं की जा रही होती, वो बिल्कुल थक चुका होता है, लेकिन वो बहाना बनाता है, वो उठता है और बैरी को कहता है कि अरे अरे बस करो, इतनी एक्सरसाइज ना करो नहीं तो तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे, चलो गाना गाते हैं। तो बैरी फुर्ती के साथ उठता है गाना गाने के लिए और दोनों जो है वो राइट की तरफ चलने लग पड़ते हैं। तो डेरी कहता है कि अरे अरे 1 मिनट रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ गलत है। बैरी कहता है क्या गलत है। डेरी कहता है कि मुझे लगता है तुमने लेफ्ट की तरफ जाना है और मैंने राइट की तरफ, इस तरह हम सर्कल बनाते हुए आगे आएंगे। तो बैरी को कुछ याद नहीं आ रहा होता, वो कहता है कि चलो जो भी है। तो डेरी कहता है जाओ लेफ्ट की तरफ जाओ। तो बैरी जो है वो लेफ्ट की तरफ जाता है और डेरी राइट की तरफ, और दोनों जो हैं वो एक आधा सा सर्कल बनाते हुए आगे आते हैं और इकट्ठे होकर झुक कर सलाम करते हैं और दोनों गाना गाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये जो गाना है ये मैं आपको उर्दू में गाकर तो नहीं सुना सकता, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन करके ये वैसे ही बहुत बुरा लगेगा और ऊपर से आपको फील भी नहीं आएगी। तो आप बस ये याद रखें कि ये दोनों गाना गा रहे हैं जिनमें एक लड़की का जिक्र है, नेचर का जिक्र है और शहद की मक्खियां और इन चीजों का जिक्र है। तो जब ये गाना खत्म होता है बैरी कहता है चलो दोबारा से गाते हैं। डेरी कहता है कि 1 मिनट रुको रुको। वो जाता है पीछे दरवाजा खोलता है और कुछ सुनने की कोशिश करता है। उसे दूर से फसलें काटने वाली मशीन की आवाज आ रही होती है और ऐसे ही जो टाउन हॉल है उसकी दोबारा घंटी बजती है, जिसका मतलब है कि अब 9 बज चुके हैं। तो डेरी जो है ना वो एकदम शोर मचा देता है, कहता है अरे अरे मैं तो भूल गया था, मुझे तो कोई काम करना है। डेरी उससे पूछता है कौन सा काम करना है। डेरी कहता है कि मैंने घर का काम करना है, मैंने अपनी बीवी को एक चैलेंज दिया था कि जाके तुम मेरी जगह बाहर काम करो और मैं घर का काम करूंगा। तो अगर मैंने उसके आने से पहले पहले काम खत्म ना किया तो मेरी जो घर के अंदर जो शान है ना, जो मेरा स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। वो ओवरऑल उठाता है जो उसकी बीवी फेंक के गई थी और उसे वो समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे पहनना है, इसकी सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो बैरी उसे कहता है कि अरे अरे आराम से सुकून से काम करो। डेरी गुस्से में आ जाता है और कहता है सुकून से काम करूं जबकि जो वक्त है वो दौड़ता जा रहा है। अब मैं कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर सूरज को ये तो नहीं कह सकता कि यार सूरज अपनी जगह से नहीं हिलना, क्योंकि मेरी बीवी काम कर रही है तो इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो बैरी कहता है हाँ लेकिन तुम जल्दबाजी करके भी अपना काम जल्दी खत्म नहीं कर सकते। इस पे डेरी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे ब्लेम करने लग पड़ता है कि उसने उसका टाइम जाया किया है। तो बैरी कहता है कि नहीं, जो भी हमने 2 काम किए, गाना गाया या वर्जिश की, वो इसलिए की क्योंकि तुमने कहा ये करने का, इसलिए हमने किया। तो डेरी कहता है कि अच्छा अच्छा मैं अब इस बात को बहस की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो चले जाओ यहां से। तो बैरी कहता है कि मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो डेरी जो है वो एकदम से क्लॉक की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या ये रुक गई है, क्या ये चल नहीं रही। तो बैरी जो है वो जाता है
और क्लॉक को उठा के अपने कान के साथ लगाता है और वो कहता है कि नहीं ये चल नहीं रही और ये बहुत ज्यादा पीछे भी है। तो डैरी जो है वो कहता है कि ये लिजी का काम है, लगता है वो इसे वाइंड करना यानी चाबी घुमाना भूल गई है। फिर वो बैरी को कहता है कि चलो तुम इसकी चाबी घुमा दो और टाइम को 9:30 पे सेट कर दो। डैरी ये कह के बर्तन धोने वाली जगह पे चला जाता है और जाकर बर्तन धोना शुरू कर देता है और साथ साथ गीत गुनगुनाना शुरू कर देता है जो उसने अभी गाया था। दोस्तों जो बैरी है वो क्लॉक को पकड़ के घुमा रहा होता है और उसके घूमने की आवाज नहीं आ रही होती है, ऐसे लगता है जैसे अंदर का स्प्रिंग टूट गया है। तो वो जो है वो आराम से उसको क्लॉक को वापस रख रहा होता है। तो डैरी वापस आता है और कहता है कि हैं तुमने तोड़ दी है मेरी घड़ी। तो बैरी कहता है कि मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। डैरी कहता है हाथ नहीं लगाया, दिखाओ जरा इसे मुझे। तुम 1 घंटे से पिछले 1 घंटे से तुम इसे घुमा रहे हो जोर जोर से, मैं देख रहा हूं, और तुम कहते हो कि तुमने हाथ नहीं लगाया। डैरी उसके पास आता है और आकर क्लॉक को पकड़ता है और उसकी बैक साइड खोलता है और वही स्प्रिंग टक करके बाहर आता है। डैरी उसे दिखाता है, कहता है ये देखो तुम कहते हो तुमने हाथ नहीं लगाया, खुदा के वास्ते जब तुम इस घर में काम करो तो बड़े केयरफुल होकर काम करो, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ किसी जंगली जानवर की तरह हैं। अब चलो आकर मेरी मदद करो, जब मैं बर्तन धो रहा हूं तो उन बर्तनों को खुश्क करो। अब दोस्तों डैरी बर्तन धो रहा होता है और जो बैरी है वो उन्हें खुश्क कर रहा होता है अपनी आंख के बिल्कुल करीब करके, क्योंकि उसकी नजर कमजोर होती है, उसने ऐनक लगाई होती है। और साथ साथ वो दोनों गाना गा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, वही गाना जो वो थोड़ी देर पहले गा रहे थे। तो डैरी एकदम से कहता है कि ये जरा गाने का घुमाओ चेक करो। तो बैरी अपना बाजू घुमा देता है जिस बाजू में उसने जग पकड़ा होता है और वो जग जाके जमीन के ऊपर गिरता है और टूट जाता है। अब डैरी ये देख के गुस्से में आ जाता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। बैरी उसे कहता है कि अरे अरे फिक्र ना करो, ये तो बहुत छोटा सा एक जग था, इसके तो टूटे हुए जो पीसीज हैं वो इतने छोटे हैं कि दूर पड़े नजर भी नहीं आ रहे। तो डैरी कहता है अगर तुम इस तरह काम करते रहे तो हम इतनी चीजें तोड़ देंगे कि उनका जो कचरा है, जो उनके पीसीज हैं, वो हम दोनों की लाशें दफनाने के लिए काफी होंगे। डैरी कहता है कि यहाँ पे चुप करके बैठ जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ भेड़ के बच्चों को खाना खिलाने के लिए, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कुछ मत करना, कुछ मत बोलना। डैरी जो है वो भागा हुआ बाहर जाता है और उस दरवाजे से दोबारा उस मशीन के चलने की आवाज आ रही होती है जो उसकी वाइफ फसलों में चला रही होती है, और एकदम किसी के गिरने की आवाज आती है। और जो डैरी है वो अंदर आता है, अपना जो रुमाल है उसने नाक पे रखा होता है और उसके नाक से खून बह रहा होता है, और वो आकर जमीन पर लेट जाता है सीधा होकर ताकि अपना नाक ऊपर रख सके जिससे खून रुक सके, और कहता है कि जल्दी से मुझे कुछ ठंडा ला कर दो जिसे मैं अपनी गर्दन के नीचे रख सकूं ताकि ब्लीडिंग रुक सके। बैरी जो है वो डरा होता है और कहता है कि क्या किया तुमने अपने साथ। तो डैरी कहता है जब मैं उनके रूम में एंटर हो रहा था तो मैं ज्यादा नहीं झुका, जिसकी वजह से मैंने अपना नाक कंक्रीट के साथ मार लिया, अब मुझे जल्दी से कुछ ला कर दो। बैरी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दबाजी करने की वजह से काम जल्दी नहीं होते। डैरी कहता है कि ये बातें छोड़ो और ये मत भूलो कि हम इस वक्त इमरजेंसी में हैं। तो बैरी कहता है कि मुझे लगता है एक छोटा सा बर्फ का जो टुकड़ा है ना, जो ब्लॉक है, वो ठीक रहेगा तुम्हारी गर्दन के नीचे रखने के लिए। डैरी कहता है कि अच्छा एक बर्फ का ब्लॉक, तो मुझे ये बताओ तुम कहां से लाओगे एक बर्फ का ब्लॉक और कैसे जल्दी जल्दी लाकर उसे मेरी गर्दन के नीचे रखोगे। बैरी कहता है कि मुझे क्या पता मैं कहां से लाऊंगा। तो डैरी कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं सर्दियां आने तक यहीं पे ऐसे लेटा रहूं ताकि बर्फ जमे और आकर तुम वो बर्फ लाकर मेरे सर के नीचे रखो। दोस्तों जब ये प्ले लिखा गया था तब फ्रिज वगैरह नहीं होते थे और ये रह भी एक देहाती इलाके में रहे हैं जहां पे बर्फ सर्दियों के अलावा नहीं मिलती। दोस्तों बैरी बगैर किसी मकसद के यहां वहां घूम रहा होता है और कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, कभी वो दराज देखता है, कभी वो इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो डैरी उसे कहता है कि ऊपर जाओ कमरे में, वहां पर बड़े शेड की चाबी है, जब तुम कमरे में जाओगे तो वहां पर जो आग जलाने वाली जगह है कमरे के एंड पे, उसके ऊपर जो दीवार है उस दीवार के ऊपर एक चाबी लटकी है, वो लेकर आओ। तो बैरी ऊपर जाता है, कमरे में एंटर होता है और कुछ देर बाद वापिस आता है और कहता है कि इस कमरे की लाइट कहाँ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। डैरी कहता है कि हमने घर में हर जगह पे लाइट के स्विच नहीं लगाए हुए, तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा और अंधेरे में अंदर जाओ, कमरे के एंड पे जाके जहां पे आग जलाने वाली जगह है उसके ऊपर जो दीवार है उस दीवार पे चाबी लटकी है, बस वो ले आओ। बैरी वापिस अंदर जाता है कमरे में और कुछ देर खामोशी हो जाती है, फिर एकदम से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। तो डैरी आवाज सुन के एकदम से उठता है, उठ के बैठ जाता है, और लेकिन उसे बैठा नहीं जाता और वो फिर वापस लेट जाता है और वो चिल्लाता है, वो कहता है कि अब क्या कर दिया तुमने, अब क्या कर दिया। तो बैरी जो है वो अपने सर के ऊपर हाथ रखे हुए दरवाजे से बाहर निकलता है और कहता है कि नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस वो जो हाथ धोने वाला स्टैंड है वो मेरे ऊपर गिर गया था। तो डैरी कहता है कि आवाज तो बड़ी खतरनाक आई थी, तुम एक काम करो तुम नीचे आ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक तुम्हें जंजीरों से हाथ बांध नहीं ना देना तब तक तुम्हारा ये जो नन्ना मुन्ना सर है ना, ये चीजों के साथ टकराता रहेगा और सारी चीजें तोड़ देगा। तो बैरी कहता है कि नहीं नहीं अब मेरी आंखें जो हैं वो अंधेरे में देखने की आदी हो गई हैं, अब मैं जाता हूं तुम्हारे लिए चाबी लेकर आता हूं। वो अंदर जाता है और कुछ देर बाद पसीने से भरा हुआ बाहर आता है और दौड़ता हुआ नीचे उतर के आके दराज में से चीजें निकाल निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर देता है, ऐसे जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो।
फिर वो कहता है कि जाओ जाके तुम अपनी चाबी खुद ले आओ, मैंने अपने आप को तकरीबन आधा कुर्बान कर दिया तुम्हारी चाबी लेने के चक्कर में। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने जो शेव करने वाले ब्लेड हैं उनको क्यों ऐसे फैला के रखते हो हर जगह पे। दोस्तों असल में जब बैरी कमरे में था अंधेरे में, तो उसने आग जलाने वाली जगह के ऊपर हाथ फेरा जिसके ऊपर ब्लेड पड़े थे खुले हुए, जिससे उसका हाथ कट गया। अब वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा है जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक सके। डेरी कहता है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं मजबूर हो चुका हूं और मुझे मदद मिली भी तो एक ऐसे आदमी की जो आधा अंधा है। बेरी आके डेरी को अपनी उंगली दिखाता है कटी हुई और कहता है ये देखो मेरी उंगली इतनी कट चुकी है कि बस अब ये गिरी नहीं है, वैसे ये पूरी कट चुकी है। अब मुझे ये बताओ मैं मैंडोलिन कैसे बजाऊंगा। तो डेरी कहता है कि जब तुम्हारी सारी उंगलियां कट जाएंगी तब तुम उसे अच्छा बजा पाओगे। अब जो बेरी है वो उसे रुमाल देता है और कहता है कि इसे बांधने में मेरी मदद करो। तो डेरी उठ के हल्का सा घुटनों के बल बैठ जाता है और उसने अपना मुंह अभी भी ऊपर उठा के रखा होता है और उसकी उंगली पे रुमाल बांधना शुरू कर देता है। फिर डेरी उसे कहता है कि जाओ जाके बाहर देखो, जो गाय थी जो वहां पे चर रही थी वो सेफ है। तो जैसे ही बेरी बाहर जाता है उसे दोबारा से मशीन के चलने की दूर से आवाज आ रही होती है और जो शाम है वो ज्यादा हो चुकी होती है और घंटी जो है बजती है दोबारा टाउन हॉल की, जिसका मतलब है कि अब 10 बज चुके हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरलैंड के अंदर शाम बहुत ज्यादा लेट होती है, इसलिए 10 भी बज चुके हैं और अभी तक रात नहीं हुई, सिर्फ शाम हुई है। बेरी कहता है कि मुझे अभी तक आवाज आ रही है तुम्हारी बीवी के काम करने की, मुझे लगता है शाम के इस टाइम उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। तो डेरी कहता है कि मैं इस हालत में तो कुछ भी नहीं कर सकता। बेरी कहता है कि जब तुम भागकर आ रहे थे बाहर और जब तुम गिरे थे तब तुमने ये सारे आलू यहां पे गिरा दिए थे, अब ये बिखरे पड़े हैं। तो डेरी उसे कहता है कि क्या तुम झाड़ू देकर इन्हें कोने में इकट्ठा नहीं कर सकते। अब जो बेरी है वो बाहर झाड़ू देना शुरू कर देता है और जो झाड़ू का डंडा है वो खिड़की के शीशे के साथ टकराता है और शीशा टूट जाता है। एकदम से सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद जो बेरी है वो एक्टिंग शुरू कर देता है। वो कहता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो जो डेरी है जो लेटा होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें नहीं नजर आ रहा कि क्या हुआ, तुमने अपना जो झाड़ू का डंडा है वो खिड़की के पेट में घुसा दिया, अब वहां पे सुराख हो गया। तो बेरी कहता है कि मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मेरे झाड़ू का डंडा कब शीशे के साथ टकराया। तो डेरी कहता है कि ओ खुदा, तूने मुझे कैसा तबाही फैलाने वाला एक हमसाया दे दिया। दोस्तों अब तक जो डेरी का जो खून है नाक का वो थोड़ा सा रुक चुका होता है और डेरी जो है वो खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अंदर आओ अंदर आओ, और तुमने सुना कि घंटी जो है वो बज चुकी है, 10 बज चुके हैं, अब मुझे अपना काम करना है घर का। डेरी अंदर आता है और आकर उसे कहता है कि तुम गाय को उसकी जगह पर ले जाके बांध दो पहले। तो डेरी कहता है कि उसकी जो जगह है वो भी अभी तक साफ करने वाली रहती है और वैसे भी मैंने अभी गाय को खाना ही नहीं खिलाया, तो उसे घूम फिर के खुद खाना खाने दो इधर उधर से। तो बेरी कहता है कि सोचो अगर वो चरते चरते दरिया के बिल्कुल किनारे के पास चली गई और दरिया में गिर गई। तो डेरी कहता है मुझे नहीं पता इन सब चीजों का, क्या मैं अब चिमनी के ऊपर से एक रस्सी घुमा के लाऊं और उसके साथ अब इस गाय को बांधूं। दोस्तों ये बात डेरी कह तो देता है लेकिन उसे ये आइडिया एकदम बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है चलो ऐसे ही करते हैं, मैं ऊपर जाके चिमनी से रस्सी फेंकता हूं और तुम नीचे से इसे पकड़ लेना। वो रस्सी का एक सिरा गाय के गले में डाल देता है। फिर डेरी ऊपर जाता है और चिमनी से धुआं निकल रहा होता है, वो चिमनी के अंदर अपना मुंह डाल के रस्सी वहां से फेंकता है और आवाज लगाता है हेलो हेलो। तो बेरी जो है वो नीचे से रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ के उसे कमरे में खींच लेता है। तो डेरी जो है वो वापस आ जाता है। बेरी उसे कहता है क्यों ना हम ये वाला सिरा कुर्सी के साथ बांध दें, ताकि अगर गाय चरती चरती दूर चली जाए तो ये कुर्सी हिले और हमें पता चल जाए कि वो दूर चली गई है। तो डेरी कहता है अरे वाह मेरे लड़के, ये हुई ना बात, अब तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू हुए हो। डेरी जो है वो कुर्सी को उठाकर कमरे के एंड पे रख देता है और कहता है कि अब हम अपना काम जो है ना वो सारा आसानी से कर सकते हैं, इससे पहले कि मेरी जो बीवी है वो मटकती मटकती घर वापस आए। डेरी जो है वो बिजली का स्विच नीचे करता है लेकिन कोई बल्ब नहीं जलता। तो डेरी जो है वो कहता है कि लगता है मीटर का फिर मसला हो गया है। वो स्टोर रूम में चला जाता है रस्सी के ऊपर से फलांग के। जो बेरी है वो उसे कहता है कि अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह तो मैं बिजली के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करता। तो डेरी कहता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। वो थोड़ी देर बाद बाहर आता है, आके स्विच नीचे करता है और कोई लाइट नहीं चलती। तो डेरी कहता है कि लगता है कि मुझे बल्ब ही खराब है। वो जाता है दराज के पास और कहता है कि यहाँ पे एक पुराना बल्ब पड़ा था बड़ी देर पहले का, वो लगा के देखते हैं। वो बल्ब निकालता है, लाकर कुर्सी रखता है और कुर्सी के ऊपर चढ़ के बल्ब बदलना शुरू कर देता है। बेरी उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सही वोल्टेज वाला बल्ब है, क्योंकि अगर ये सही वोल्टेज वाला ना हुआ तो ये फ्यूज हो जाएगा। डेरी कहता है कि हाँ ये सही वाला है और ये नहीं होगा फ्यूज। वो भी बल्ब बदल ही रहा होता है कि जो कुर्सी है जिसके साथ रस्सी लगी होती है वो कुर्सी हिलना शुरू कर देती है। तो बेरी शोर मचा देता है। वो कहता है गाय दूर जा रही है, गाय दूर जा रही है, कुर्सी को पकड़ो। तो डेरी जो है वो नीचे उतरता है। वो कहता है कि कुर्सी को जल्दी से पकड़ो, इससे पहले कि कुर्सी चिमनी में जाके आग में जल के खत्म हो जाए, इसको पकड़ के रखो। तो बेरी कुर्सी को पकड़ता है लेकिन उस कुर्सी को खींचने की ताकत इतनी ज्यादा होती है गाय की कि बेरी कुर्सी के साथ साथ खींचा चला आ रहा होता है आग की तरफ।
तो डेरी जो है वो भी साथ हेल्प करता है कुर्सी को खींचने में, और उसे खींचकर वापस उसकी जगह पर रख देते हैं। और डेरी कहता है कि बेरी तुम इसके ऊपर बैठ जाओ ताकि तुम्हारे वजन से ये कुर्सी हिल ना सके। फिर वो जाता है और जाकर दोबारा अपना काम शुरू कर देता है। वो जैसे ही बल्ब लगाता है एकदम से रोशनी आती है बहुत ज्यादा, और फिर सारी रोशनी एकदम गायब हो जाती है, यानी बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो बेरी कहता है कि देखा देखा, मैंने कहा था यही होगा। तो डेरी उसे कहता है कि हम पहले भी खराब हालत में ही थे, इससे पहले भी हमारी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो डेरी कहता है कि मैं स्टोर रूम में जाके देखता हूँ कि ऑयल पड़ा है कि नहीं पड़ा। अगर ऑयल पड़ा हुआ तो हम ये जो लैंप है ये जला लेंगे ताकि रोशनी हो सके। अब डेरी जो है वो स्टोर रूम में जाता है ऑयल देखने के लिए। जो बेरी है वो दीवार के ऊपर से लैंप उतारता है ताकि उसे जला सके, लेकिन वो माचिस की तीली को कहीं और लगाई जाता है क्योंकि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो डेरी आके कहता है कि ऑयल तो बहुत ज्यादा पड़ा है। फिर वो उसे डांटता है, वो कहता है कि अरे तुम तो माचिस की तीली 1 मील से भी दूर रखे हुए हो, लाओ दो मुझे, मैं जलाता हूँ। वो जब लैंप जलाता है थोड़ी सी रोशनी आती है। उसके बाद वो बेरी को कहता है कि बाहर जाओ, जो जानवरों का कमरा है वहां पर एक और लैंप पड़ा है वो लेकर आओ, और जब हम उसे जलाएंगे तो हमारे पास बहुत रोशनी होगी। तो बेरी जो है वो बाहर जाता है और ये कहता हुआ जाता है कि मुझे पता है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आना। तो जो डेरी है वो कमरे के अंदर जाता है ऑयल लेने के लिए। अब कुछ देर बाद डेरी भागा भागा बाहर आता है कमरे से और आवाजें देता है बेरी को कि बेरी जल्दी आओ, इधर आओ, जो तेल निकालने वाला ड्रम है उसका नलका मेरे से टूट गया और वो कहीं गिर गया है। अब उसका तेल निकली जा रहा है बाहर, वो रुक नहीं रहा, इस तरह वो सारा ड्रम खाली हो जाएगा, जल्दी आओ मेरी मदद करो। फिर डेरी वापस जाता है कमरे के अंदर और ड्रम को अपने हाथ में उठा के ले आता है बाहर, और उसने उसके नलके वाली जगह पर अपनी उंगली रखी होती है ताकि ड्रम में से ऑयल निकल ना सके, और वो आकर फिर से आवाजें देता है। तो बाहर से औजार गिरने की, डिब्बे गिरने की और बर्तन गिरने की खौफनाक आवाजें आती हैं। तो डेरी चिल्लाता है, वो कहता है अब तुम क्या कर रहे हो। तो बेरी जो है वो आता है और आकर वो उससे पूछता है कि दरवाजा कहाँ है अंदर आने का, मुझे अंदर आने का रास्ता नहीं मिल रहा, यानी घर के अंदर आने का दरवाजा नहीं मिल रहा। तो डेरी उसे बताता है कि लेफ्ट साइड पे आओ। तो जब बेरी अंदर आता है, आकर कुर्सी पर बैठता है, तो वो उसे बताता है कि जब वो लैंप लेने गया तो वो लैंप इतना ऊपर पड़ा था कि वहां पर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो तख्तों के ऊपर चढ़ गया लैंप को उतारने के लिए, लेकिन वो तख्ते कमजोर थे जिसकी वजह से वो सारी चीजें उसके ऊपर आकर गिर गईं, और उसकी जो ऐनक है वो भी कहीं खो गई, जिसकी वजह से उसे नजर आना बिल्कुल बंद हो गया। तो जो डेरी है जिसने अभी तक ड्रम उठाया होता है वो जाकर ड्रम को सिंक में रख देता है, लेकिन उसकी उंगली अभी भी उस जगह पर होती है जहां से ऑयल लीक होता है, और वो बेरी को डांटता है। वो कहता है कि बेवकूफ आदमी, तुम्हें पता नहीं चला कि वो तख्ते कमजोर हैं, तुम क्यों उनके ऊपर चढ़े। तो बेरी कहता है कि मैं बस जल्दबाजी के चक्कर में था इसलिए ऐसा हुआ। इतने में जो कुर्सी है जिसके साथ रस्सी बंधी होती है वो हिलना शुरू कर देती है, और बेरी शोर मचाता है कि कुर्सी हिल रही है। वो जाके कुर्सी को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी खींचने की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो बेरी कुर्सी के साथ साथ खींचा चला जा रहा होता है आग की तरफ। तो डेरी भी अपना ऑयल का ड्रम छोड़ता है और जाकर कुर्सी को पकड़ता है, और कुर्सी की रस्सी को अपने इर्द गिर्द, पेट के इर्द गिर्द लपेट लेता है और पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। अब जो बेरी है वो देखता है कि ऑयल का ड्रम खाली हो रहा है, वो भाग के जाके ऑयल का ड्रम पकड़ता है। इतने में जो डेरी है वो रस्सी के साथ खींचा चला जाता है और जाकर ऊपर चिमनी में फंस जाता है। जो बेरी है वो ऑयल का ड्रम देखता है और कहता है कि ये तो खाली हो चुका है, इसमें तो अब ऑयल बाकी बचा ही नहीं। तो जब वो पीछे घूमता है तो पीछे डेरी होता ही नहीं, वो गायब हो चुका होता है। दोस्तों इतने में लिजी जो है, जो उसकी बीवी है, वो बाहर आ जाती है। वो चिल्ला रही होती है गाय को देखकर, क्योंकि गाय के गले में जो रस्सी होती है उससे गाय के गले को खींच पड़ रही होती है। वो जाकर उस रस्सी को खोल देती है, और इतने में अंदर से आवाजें आ रही होती हैं डेरी के चिल्लाने की। वो चिल्ला रहा होता है लिजी लिजी। तो जब लिजी अंदर आकर देखती है तो डेरी ऊपर से आकर गिरता है नीचे आग की तरफ, और आग में से रेंगता रेंगता बाहर आता है। लिजी कहती है ओ खुदा, क्या हो गया यहाँ पे। तो डेरी जो है वो लिजी को कहता है कि अब तुमने देख लिया अपनी मर्जियां करने का नतीजा। जब तुमने रस्सी खोली थी तो तुमने उसे पकड़ के क्यों नहीं रखा था कि मैं धड़ाम से नीचे आके ना गिरता। तो लिजी कहती है कि मुझे क्या पता कि तुम ऊपर चिमनी में लटके हुए हो। तो डेरी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ओ खुदा, ये कैसी औरत है, क्या तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो। दोस्तों अब आगे पर्दे आ जाते हैं और ये प्ले खत्म हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। दोस्तों पहले सवाल में पूछा गया है, इन व्हाट वेज डज द प्ले क्रिटिक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स स्पेशली कंसर्निंग डोमेस्टिक वर्क, कि कैसे ये जो प्ले है ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पर तनकीद करता है, खास तौर पे घर के काम पर। दोस्तों ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स का मतलब है कि अगर फर्ज करो दो जेंडर हैं, एक मर्द और एक औरत, तो इन दोनों के अलग अलग काम है। जैसे मर्द का काम है बाहर जाके कमाना और औरत का काम है घर का काम करना, तो इसको कहते हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। इसका जवाब है कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हमें यह बताते हैं कि जो औरतों का काम है घर का काम वो गैर जरूरी है, लेकिन इस प्ले के अंदर हमें यह दिखाया गया है कि डेरी जो है वो घर का काम करने में नाकाम हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि औरतों के घर के काम की भी इज्जत करनी चाहिए जैसे मर्दों के काम की इज्जत होती है।
सवाल नंबर 2, डू यू थिंक द प्ले सजेस्ट दैट सर्टेन टास्क आर जेंडर स्पेसिफिक और डज इट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस ओवर जेंडर? एक्सप्लेन योर आंसर। इसमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो जेंडर स्पेसिफिक है, यानी वो सिर्फ मर्द ही कर सकता है या वो सिर्फ औरत ही कर सकती है, या इस प्ले में यह बताया गया है कि एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है जेंडर से? अपना जवाब बयान करें। इसका जवाब है कि नहीं, इस प्ले में यह नहीं बताया गया कि कुछ काम औरतों के करने वाले हैं और कुछ मर्दों के करने वाले हैं, बल्कि इसमें यह बताया गया कि एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है। जो डैरी है वो घर का काम इसलिए नहीं कर पाता कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। सवाल नंबर 3, कि कैसे जो डैरी का ओवर कॉन्फिडेंस है वो सुनने वालों के लिए एक सबक है, और इस ड्रामे का प्ले राइटर गुरूर और आजिजी के बारे में क्या सिखाना चाह रहा है? इसका जवाब है कि डैरी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उसके लिए काफी सारी मुश्किलात और नाकामियां खड़ी कर देता है, और इस ड्रामे का जो प्ले राइटर है वो हमें बताता है कि बगैर हुनर के जो गुरूर है वो नाकामी की तरफ ले जाता है, जबकि आजिजी इज्जत और कामयाबी दिलाती है। सवाल नंबर 4, क्या आपको लगता है कि इस प्ले के जो फार्सिकल एलिमेंट्स हैं, यानी जो मजाकिया अनासिर हैं, वो एक गहरा पैगाम पहुंचाने के लिए कारआमद है? इसका जवाब है कि हाँ, इस प्ले के जो फार्सिकल एलिमेंट्स हैं, यानी जो मजाकिया अनासिर हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं एक पैगाम पहुंचाने के लिए, क्योंकि इससे जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, वो हंसते हैं और हंसते हंसते एक सीरियस पैगाम जो है उसको समझ लेते हैं। सवाल नंबर 5, ये प्ले जो है ये ह्यूमर का यानी कॉमेडी का इस्तेमाल करता है सीरियस थीम्स को बताने के लिए। क्या आपको लगता है कि कॉमेडी जो है वो एक करामत तरीका है सोशल इश्यूज को बताने का? क्यों या क्यों नहीं? इसका जवाब है कि जी हाँ, कॉमेडी एक बड़ा जबरदस्त तरीका है सोशल इश्यूज को बयान करने का। इससे लोग रिलैक्स हो जाते हैं और सब कुछ गौर से सुनते हैं, और जो कॉमेडी है वो मैसेज की जो ओवरऑल टोन होती है उसको सॉफ्ट कर देती है, लेकिन उसका मतलब वही रहता है। सवाल नंबर 6, कि कैसे इस प्ले की जो थीम्स हैं, थीम्स मतलब जो सेंट्रल आइडियाज हैं, वो आज भी रेलिवेंट हैं कंटेम्प्रेरी ऑडियंसेस के लिए, यानी आज के लोगों के लिए इस प्ले की थीम्स कैसे आज भी रेलिवेंट हैं? इसमें जो इश्यूज बताए गए हैं क्या वो आज भी हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं? इसका जवाब है कि जी हाँ, इस प्ले की जो थीम्स हैं वो आज भी रेलिवेंट हैं। जेंडर रोल जो है वो आज भी काफी सारे घरों में पाए जाते हैं। दोस्तों, जेंडर रोल्स क्या होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सोच लेना कि मर्द का एक फिक्स काम है जैसे कमाना, वो काम वही करेगा, और औरत का एक फिक्स काम है जैसे घर का काम करना, और वो काम सिर्फ औरत ही करेगी। इसे कहते हैं जेंडर रोल्स। और बहुत सारे लोग आज भी यकीन रखते हैं कि औरतों के और मर्दों के फिक्स काम है ये करने वाले। सवाल नंबर 7, कि इस प्ले में जो ह्यूमर है यानी कॉमेडी उसका क्या किरदार है और कैसे ये मदद देती है प्लॉट को और कैरेक्टर्स को आगे बढ़ने में? दोस्तों, आसान अल्फाज में प्लॉट का मतलब है कि कहानी का आगे बढ़ना इवेंट्स के साथ साथ, यानी एक इवेंट आना फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, यानी कहानी में जो डैरी है वो एक काम कर रहा है फिर उसके बाद दूसरा फिर उसके बाद तीसरा, इसे कहते हैं प्लॉट। इसका जवाब है कि ह्यूमर यानी कॉमेडी इस प्ले के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये स्टोरी को एंटरटेनिंग यानी दिलचस्प रखती है, और इसके अलावा जो इसका प्लॉट है वो डैरी के जो मजाकिया नाकामियां हैं उसकी वजह से आगे बढ़ता रहता है, और इसके अलावा जो कॉमेडी है वो कैरेक्टर्स को ग्रो करने में मदद देती है, स्पेशली जैसे जो डैरी है जो पहले गुरूर का शिकार था बाद में वो पछताता है। सवाल नंबर 8, इस प्ले के अंदर डैरी की गलतियों की और नाकामियों की क्या अहमियत है? इसका जवाब है कि डैरी की जो गलतियां और नाकामियां हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं इस प्ले के अंदर, क्योंकि ये उसके गुरूर को तोड़ देती हैं और उसे पछताने पर मजबूर करती हैं, और इसके अलावा ये हमें ये भी सिखाती हैं कि दूसरों के काम की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।